राजदूत 350 वो आवाज जो कभी नहीं मरी। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे दिल की गहराइयों तक उतर जाती थी। वो भारी, गूंजती हुई, जैसे कोई जंगली शेर अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही 80 के दशक की धूल भरी सड़कें, पुरानी यादें, वो खुशबू वाली पेट्रोल पंप की महक और उस दौर का जुनून अपने आप जिंदा हो जाता है। राजदूत ये कहानी सिर्फ एक बाइक की नहीं है। ये उस जुनून की कहानी है जो एक मशीन को इंसान के दिल से जोड़ देता है। वो समय था जब भारत की सड़कों पर सपने नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां दौड़ती थीं। लोग सुबह उठते, परिवार की रोजी रोटी का इंतजाम करते और बाइक इसलिए खरीदते थे कि रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले पिता, छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग, हर कोई एक साधारण भरोसेमंद दोपहिया वाहन चाहता था। हर गली मोहल्ले में वही सादगी दिखती थी। येज़दी या जावा जैसी बाइक्स, धीमी, मजबूत, लेकिन बिना किसी खास दहाड़ के। उनकी आवाज़ शांत थी, इंजन की गड़गड़ाहट नियमित और भरोसेमंद। कोई फ्लैशी डिज़ाइन नहीं, कोई रेसिंग स्ट्राइप नहीं, कोई टैकोमीटर नहीं। सब कुछ इतना शांत था, इतना शांत कि जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी छाई हुई हो। और फिर उस खामोशी को चीरने के लिए कुछ असाधारण होने वाला था। भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। एस्कॉर्ट्स ग्रुप, जो पहले से ही राजदूत ब्रांड के तहत मोटरसाइकिल बना रही थी, ने एक बड़ा सपना देखा। उनका लक्ष्य था कुछ ऐसा बनाना जो सिर्फ एक वाहन न हो, बल्कि एक अनुभव हो। एक ऐसा अनुभव जिसे चलाने वाला इंसान कभी नहीं भूल पाए। लेकिन अकेले ये सपना पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया दुनिया की एक बेहतरीन मोटरसाइकिल इंजीनियरिंग कंपनी के साथ। यमाहा यमाहा का नाम उस समय पहले से ही परफॉर्मेंस और प्रिसिजन इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था। जापान की ये कंपनी रेसिंग ट्रैक्स पर अपनी धाक जमा चुकी थी। जब एस्कॉर्ट्स और यामाहा साथ आए तो उन्होंने सिर्फ एक बाइक नहीं बनाई, उन्होंने भारतीय सड़कों पर एक नया इतिहास लिख दिया। 1983 वो साल जब भारत ने पहली बार असली रफ्तार का स्वाद चखा। सड़कों पर पहली बार उतरी राजदूत 350। ये असल में यमाहा RD315 का भारतीय रूप था, लेकिन सिर्फ रूप नहीं, ये एक नई सोच, एक नई क्रांति थी। 347 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर, एयर कूल्ड, 2 स्ट्रोक इंजन, हाई टोर्की वर्जन में करीब 30.5 से 31 bhp की कच्ची जंगली ताकत। बाद में आया लो टॉर्क वर्जन, जो थोड़ा डिट्यून्ड करके 26.5 से 27 bhp पर रखा गया था, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी की उम्मीद में। 6 स्पीड गियरबॉक्स, रीड वाल्व इंडक्शन और वो टॉर्क इंडक्शन टेक्नोलॉजी जो यामाहा की खासियत थी। जब ये बाइक स्टार्ट होती थी तो लगता था कोई पुराना जानवर अपनी जंजीरें तोड़ रहा हो। वो भारी, रास्पी, स्क्रीमिंग एग्जॉस्ट नोट सुनते ही सीने में धड़कन तेज हो जाती थी। आइडल पर वो थोड़ी रफ लगती, लेकिन जैसे ही थ्रॉटल खुलता, इंजन चिल्ला उठता। उस दौर में जब ज्यादातर भारतीय बाइक्स 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर ही संतुष्ट हो जाती थीं, राजदूत 350 हवा को चीरते हुए आगे निकल जाती थी। 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 4 सेकंड में, 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा करीब 7 सेकंड में। टॉप स्पीड 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक, वो भी उस समय जब सड़कें खराब थीं, ट्रैफिक कम था, लेकिन सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं था। लोग हैरान थे, कुछ डरते थे, लेकिन ज्यादातर फैसिनेटेड हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी मशीन नहीं देखी थी। शहर की सड़कों पर ये बाइक गुजरती तो हर नज़र उसी पर टिक जाती। युवा लड़के इसे देखकर सपने देखने लगते। ये तो रेसिंग बाइक है भाई, ये वाक्य हर किसी के मुंह से निकलता। धीरे धीरे ये बाइक सिर्फ एक मशीन नहीं रही, ये एक स्टेटस सिंबल बन गई, ये एक पहचान बन गई। जो इसे चलाता था वो भीड़ में नहीं खोता, वो भीड़ से अलग, ऊंचा दिखता था। उसकी आवाज़ दूर से ही पहचान ली जाती थी। उसका अंदाज, वो अग्रेसिव राइडिंग पॉस्चर, वो टचोमीटर जो पहली बार भारतीय बाइक में देखने को मिला, सब कुछ लोगों के दिल में बस गया। 80 के दशक के युवा इसके दीवाने हो गए। कुछ तो इसे शेर कहने लगे,
कुछ विडो मेकर भी, क्योंकि ये जितनी ताकतवर थी उतनी ही अनफॉरगिविंग भी। लेकिन हर लेजेंड की अपनी चुनौतियां होती हैं, और राजदूत 350 की चुनौतियां भी कम नहीं थीं। ये बाइक हर किसी के लिए नहीं बनी थी। इसे चलाना आसान नहीं था। सेफ्टी फीचर्स नाम को नहीं थे। शुरुआती मॉडल्स में इंपोर्टेड बैच में डिस्क ब्रेक थे, लेकिन भारतीय वर्जन में कॉस्ट कटिंग के चलते फ्रंट और रियर दोनों में ड्रम ब्रेक दिए गए। उच्च गति पर ब्रेकिंग डिस्टेंस लंबा, और वेट रोड्स पर तो और भी मुश्किल। एक छोटी सी गलती, गलत थ्रॉटल, गलत ब्रेकिंग या बैलेंस खोना, और ये बाइक आपको मौका नहीं देती थी। कई दुर्घटनाएं हुई, कई परिवारों में दुख पहुंचा। फिर भी जो इसे समझते थे वे इसे प्योर परफॉर्मेंस मशीन कहते थे। फिर सबसे बड़ी समस्या आई पेट्रोल की भूख। ये बाइक पेट्रोल ऐसे पीती थी जैसे कभी तृप्ति ही ना मिले। अर्बन राइडिंग में 15 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर, एग्रेसिव राइडिंग या हाईवे पर तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक भी गिर जाता। उस समय जब पेट्रोल महंगा था और लोग हर पैसे का हिसाब रखते थे, ये खर्चा बहुत भारी पड़ने लगा। 16 लीटर का टैंक भरवाने के बाद भी जल्दी खाली हो जाता। मेंटेनेंस भी एक बड़ी चुनौती थी। 2 स्ट्रोक इंजन की अपनी मांग होती है। सही मिक्स ऑफ पेट्रोल और ऑयल, रेगुलर डिकार्बनाइजिंग, कार्बोरेटर ट्यूनिंग। स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे या एस्कॉर्ट्स के प्लांट से, लेकिन महंगे और मुश्किल से मिलते। मैकेनिक्स को इस लेवल की ट्विन सिलेंडर 2 स्ट्रोक समझने का अनुभव नहीं था। छोटी सी खराबी जैसे स्पार्क प्लग फाउलिंग बड़ा खर्च बन जाती। कई बार पार्ट्स का इंतजार हफ्तों लग जाता। धीरे धीरे वो दीवाने भी दूरी बनाने लगे। जो कभी सड़कों की शान थी वो अब कम दिखने लगी। प्रोडक्शन 1983 से शुरू होकर 1990 तक चला। आखिरी यूनिट्स 1989 से 90 में निकलीं, और फिर एक दिन वो पूरी तरह गायब हो गई, बिना किसी बड़े शोर के, बिना अलविदा कहे, जैसे वो कभी सड़कों पर दौड़ी ही ना हो। लेकिन क्या वो सच में खत्म हो गई थी? नहीं, कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। वो बस समय के साथ और भी कीमती और भी खास बन जाती हैं। आज 2020 के दशक में भी अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं कहीं राजदूत 350 की झलक मिल जाएगी। किसी पुराने गैराज के कोने में धूल और जंग से ढकी हुई, या किसी पैशनेट एंथुजियस्ट के पास जिसने इसे सालों से संभाल कर रखा है। रेस्टोरेशन स्टोरी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक एंथुजियस्ट ने 2003 में 15 साल की उम्र में अपनी पहली आरडी खरीदी। सालों तक उसे रिस्टोर किया, हर बोल्ट, हर नट, हर गैस्केट को ध्यान से। पुराने पार्ट्स ढूंढने के लिए पूरे भारत का चक्कर लगाया। जब आखिरकार इंजन पहली बार फायर हुआ तो आंखों में आंसू आ गए। वो आवाज, वो पुरानी आवाज फिर से जी उठी थी। दूसरे एंथुजियस्ट चेन्नई जेट्स या RD350 क्लब से जुड़े। वे वीकेंड राइड्स पर निकलते, अपनी रिस्टोर्ड बाइक्स लेकर। घंटों मैकेनिक्स के साथ बैठकर ट्यूनिंग करते। कुछ तो एग्जॉस्ट को कस्टम बनवाते ताकि वो ओरिजिनल स्क्रीमिंग नोट और भी बेहतर आए। उनके लिए ये बाइक सिर्फ मेटल नहीं, ये उनकी जवानी का हिस्सा है, उनके सपनों का प्रतीक है, उनकी नॉस्टैल्जिया है। जब सालों बाद वो 347 सीसी इंजन फिर से दहाड़ता है तो वो सिर्फ एग्जॉस्ट नोट नहीं होती, वो एक पूरी एरा की वापसी होती है। वो बताती है कि 80 के दशक की वो सादगी, वो जुनून, वो रॉ परफॉर्मेंस आज भी जिंदा है। आज की दुनिया में जहां हर चीज फास्ट है, रिप्लेसेबल है, डिस्पोजेबल है, राजदूत 350 असली चीजों की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। वो सिर्फ एक बाइक नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक जुनून थी, एक सपना थी। वो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कंफर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो थ्रिल, वो कनेक्शन, वो अनुभव जो सिर्फ रॉ मशीन्स दे सकती हैं। और शायद अगर आप कभी किसी सुनसान हाईवे या पुरानी सड़क पर खड़े हों, शाम ढल रही हो और दूर से एक भारी गूंजती हुई रास्पी आवाज आए, तो एक पल के लिए रुक जाना। हो सकता है वो कोई मॉडर्न सुपर बाइक ना हो सकता है वो कोई आम कम्यूटर बाइक ना हो सकता है वो खोई हुई लेजेंड हो, राजदूत 350। क्योंकि लेजेंड कभी मरते नहीं, वो बस कहानियों में, यादों में और कुछ चुनिंदा दिलों में बदल जाते हैं। और कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर तुम्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं
जो सिर्फ फैक्ट्स और स्पेसिफिकेशंस नहीं बल्कि एहसास और जुनून देती हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नई स्टोरी तुम तक पहले पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये कहानी और ज्यादा लोगों तक पहुंचे जो आज भी राजदूत 350 को याद करते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताना, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम राजदूत 350 चलाना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी बाइक की याद है या नेक्स्ट कौन सी क्लासिक इंडियन बाइक की पूरी कहानी सुनना चाहते हो? RX 100, बुलेट, येज़दी या कोई और?